अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए तो आज भी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि अगर 13 अगस्त का जो जलसा तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंस किया गया है उसमें कोई वायलेंस किया जाता है, कोई इंतशार फैलाया जाता है तो कानून के दायरे में उनको लाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तो डोनाल्ड ब्लूम जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो मुलाकात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो CM हैं महमूद खान उनके साथ और इस मौके पर ख़ासे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात की जाती है, बाहमी रवाबित के हवाले से बात की जाती है और साथ साथ गाड़ियों का तोहफ़ा जो है वो अमेरिकन एम्बेसडर अनाउंस करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के लिए। और इस पर एक डिबेट खड़ी हो जाती है। डिबेट ये खड़ी होती है कि यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका बयानिया ये था कि हमें इक़्तिदार से बाहर इसलिए निकाला गया, रजीम चेंज इसलिए करवाया गया क्योंकि अमरीकी साजिश का बयानिया बीच में इन्वॉल्व था और अमेरिका ने परसुएड किया है यहाँ पर दीगर हलकों को कि वो इनकी गवर्नमेंट को बाहर निकालें, आउस्ट करें। और उसके बाद हमने देखा कि ये मनाजिर सामने आते हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो डोनाल्ड ब्लूम के साथ बैठे हुए हैं और गुफ्तगू की जा रही है और जो तैमूर ज़फ़र झगड़ा हैं उनको गाड़ियों का तोहफ़ा दिया जाता है डोनाल्ड ब्लूम की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। तो एंगेजमेंट भी नज़र आ रही है। तो सवाल बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये उठाया और दीगर हलकों में उठाया कि अगर आप अमेरिका का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं और इसके अलावा आप अमेरिका को कंडेम कर रहे हैं कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है तो इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उनसे इंगेज क्यों कर रही है। और अगर बात कर ली जाए इसके अलावा जो आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो राना सनाउल्लाह साहब उसमें क्लियर करते हैं कि जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है उसमें इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी ये साबित हो चुका है कि फ़ॉरेन एडेड पार्टी थी, इसीलिए इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है मनतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा एक अच्छी खबर भी सामने आई और वो अच्छी खबर ये थी कि अरशद नदीम जो पाकिस्तान के एथलीट हैं, जैवलिन थ्रो उन्होंने किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं और उन्होंने साउथ एशिया का रिकॉर्ड तोड़ा है 90 मीटर को अबूर करके, जिस पर कौम जो है वो खासी उनको जो है वो करारदाद भी पेश कर रही है, खराज तहसीन भी पेश कर रही है और इस मौके पर उनकी मोतरफ़ भी है। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे और हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनका तारीफ़ चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और इसके अलावा हमारे साथ मोना आलम साहिबा मौजूद हैं, वो भी सीनियर तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब रुख करूँगा और आपसे पूछना ये चाहूँगा कि बलूचिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट जो है वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और पाक फ़ौज के जवान उसमें जाम शहादत नोश करते हैं, जिसके बाद एक बड़ी अनफॉर्चुनेट कैंपेन चलती है सोशल मीडिया के ऊपर और ये भी कहा गया कि उस कैंपेन के अंदर ये इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि जो शहदा हैं पाक फ़ौज के उनकी रिस्पेक्ट की जाए इस बात के ऊपर कि उन्होंने एक ड्यूटी की लाइन्स में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट का ये कहना कि FIA की असिस्टेंट लेकर अब कार्रवाई की जाएगी इन तमाम तरह नासिर के ख़िलाफ़ जो कि सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे थे, इसको कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? आपको क्या लगता है कि इस मेंटालिटी के पीछे क्या है और कौन इसको इन्वोक करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहायत अनफॉर्चुनेट इतना एक ट्रैजिक अपना हादसा हुआ और जिसमें इतनी कीमती जानें जो हैं वो ज़ायक अपना उनको नुकसान हुआ, शहीद हुए सिटिंग कोर्ट कमांडर और सीनियर ऑफिसर। और मैं ये कहता हूँ हमेशा कि शोहदा और शोहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो जिस तरह पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पाकिस्तान के अवाम को बाइंड करती है, इसी तरह हमारे शोहदा और उनकी फैमिली भी बाइंडिंग फोर्स हैं पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान जो एक स्पेशल बॉन्ड है, रिलेशनशिप है। कितने अफसोस की बात है कि मुहर्रम का महीना और यहाँ पे कुछ ऐसे मिसगाइडेड रोग एलिमेंट्स, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया सेल में हो, और जो उन्होंने मैं समझता हूँ इतना नेगेटिव रोल अदा किया है। और फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को हुआ कि देखें ना, ये शहादत के ऊपर भी इतना अजीम हमारा ये फ़लसफ़ा है, हमारे दीन की जो टीचिंग है इसके बारे में, शहादत के बारे में, और देखें ये आज भी कौम जो है उस पर डिवाइड होगी। मैं समझता हूँ ये दानिस्ता तौर पे किया गया है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि FIA के एक सीनियर ऑफिसर, और अच्छी बात है इसमें ISI, IB और ये तमाम एजेंसीज के लोग शामिल हैं। बाय गेट टू द बॉटम, उसमें चाहे कोई भी शख्स हो, अगर लिंक मिल जाए अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, चाहे उनके सोशल मीडिया सेल के लोग हैं,
कि बड़े लोग हैं, शरारत करने वाले लोग हैं, ताने बाने मिलते हैं। खुदा की कसम मत छोड़ो, बिकॉज अगर आज आपने छोड़ दिया तो फिर ये और आके ये लोग जो हैं ये देख लेंगे कि भाई रियासत तो कमज़ोर है, हम तो जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। और शोहदा के इस मामले के ऊपर, शहादत के मामले के ऊपर इस तरह की ये बात करना, लोगों को डिवाइड करने की फारूक साहब, जो सदर पाकिस्तान की शमूलियत थी, अगर जनाजों की बात की जाए उसके अंदर, तो उस पर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और ट्वीट किए गए आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी, और DGISPR से भी ये सवाल किया गया, उन्होंने अवॉइड किया इस पर कमेंट करना। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उनकी जो इस केस से मुतल्लिक एक ख़बर जुड़ती है और सोशल मीडिया पे उसके ताने बाने मिलते हैं, तो क्या लगता है कि वो कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हो गई और उसके पीछे क्या हो सकता है? देखें, ये यही लोग हैं, शरारती लोग हैं। ये हर वक्त इस मौके की तलाश में, एक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हुई है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी के, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के, कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जनाब हम वो दंदनाते फिर रहे हैं कि हम जो चाहें हम जनाब इदारों को लड़ा देंगे, अवाम को लड़ा देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ा देंगे, सदर पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल कर देंगे। मैं समझता हूँ अगर मैं DGISPR साहब की जगह होता, बिलीव मी, मैं बिल्कुल वही जवाब देता जो उन्होंने ठीक जवाब दिया है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके बारे में मेरा ख्याल है वो कमेंट करना ही नहीं चाहिए। वो फिर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। आपको पता है लोग तो मौके की तलाश में हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा कि जी नो कमेंट, इस तरह के उनका जवाब था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि ये क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप क्यों अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर रही है? और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे मीडिया के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं, रोग एलिमेंट। मैं खुद 10 साल से सोशल मीडिया पे वेरी एक्टिव। मैं एक एक शख्स को, शरारती शख्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इस शख्स का माइंडसेट क्या है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जो जान के करते हैं, सिर्फ लोगों को पाकिस्तान में हालात कशीदा करने के। आप मुझे बताएं, जब फॉरेन ऑफिस, हमारी गवर्नमेंट ने के स्पोक्समैन ने क्लियरली कह दिया कि जनाब वो जो हादसा हुआ था वो वेदर की वजह से हुआ था। जनाब ये जो ड्रोन स्ट्राइक अफगानिस्तान में हुई है, इसमें पाकिस्तान का ग्राउंड, एयर वगैरह कोई हमारा इसमें रोल नहीं है। जिधर से आया हमें उससे कोई परवाह नहीं है। ठीक है फारूक साहब, इस पे आपका पॉइंट आ गया। मोना आलम साहिबा, आपकी जाने बढ़ूंगा। आप ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि डोनाल्ड ब्लूम जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं, और इस मौके के ऊपर जो वजारत सेहत है उनको 36 गाड़ियों का अतिया भी दिया गया अमेरिका की जानिब से। दीगर लेवल पर इंगेजमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद एक डिबेट ये खड़ी हो गई है कि रेजिम चेंज ऑपरेशन करने वाले अमरीकी जब इंगेज करते हैं तहरीक इंसाफ की सूबाई गवर्नमेंट से, तो उस पर उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि है। आपको लगता है कि इसमें तजाद है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है और जो प्रैक्टिस है, या फिर आपको लगता है कि ये रेकनसाइलेबल है, कोई इतना मसला नहीं है इंगेज करने में? थैंक यू। नहीं, मुझे ये लगता है कि तजाद तो है। उसकी रीजंस अगर मैं जस्टिफाई करूं तो इस तरह से है कि उस वक्त मुझे याद है कि जब भी इमरान खान साहब, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का तमाम सिलसिला चल रहा था, बहुत माइन्यूट लेवल की जनरल मीटिंग्स को या जो रूटीन मुलाकातें हैं किसी भी US एम्बेसी के ऑफिशियल के साथ, जो किसी ने भी की हो, ख्वाह वो सहाफ़ी हों या वो कोई MNA MPAs हों, या MNA MPAs ना भी हों, किसी पार्टी के फॉर्मर MNA MPA या लीडर्स हों, तो हर मुलाकात को खान साहब लिंक कर देते थे इसी साजिश की थ्योरी के साथ। तो अगर मैं उसी बात को साथ लेकर चलूं तो जाहिर है ये बातें एड अप नहीं होती हैं। मैं जाहिर है वैसे अगर ये चीज ना होती तो आई वुड हैव सेड एंड आई कुड हैव सेड कि हाँ, ये जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं। बाय द वे USAID ने बड़ा बेहतरीन काम किया है खैबर पख्तूनख्वा में, बिलखुसूस स्पेसिफिकली इन KP। और ये मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो तब से किया है जब से PTI गवर्नमेंट आई है। आपको पता है गवर्नमेंट के कुछ लोग ऐसा उल्टा तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अच्छा जी ये क्या है कि KP गवर्नमेंट जहां पर PTI है उनको US कुछ जरूरत से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो कि बिल्कुल बरक से किसकी एक इंप्रेशन इसका देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी बात का यही मतलब है कि जी फॉरेन कंस्पिरेसी तो हुई है लेकिन इमरान खान साहब के हक में हो रही है, ऐसा भी एक इंप्रेशन दिया जा रहा है। मैं इसको भी इन द मीन टाइम डिस्पेल करती हूँ, क्योंकि खान साहब की हुकूमत से पहले जब ANP की हुकूमत थी तब से USAID बहुत ज्यादा एक्टिव है और उन्होंने KP में बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो सोशल वेलफेयर के तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल हम इनको वैसे तो एक अलग बिल्कुल पैराडाइम में देखते हैं और जाहिर है ये मामला अलग है
और मुल्क की सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन मोना साहिबा, इस पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम हिंदुस्तान पे, बिल्कुल, अगर हम हिंदुस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं या हिंदुस्तान के बारे में ये बात कहते हैं कि वो यहाँ पर मुदाखलत करने की कोशिश करता है, इसके अलावा हमारी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर हम उनसे ट्रेड बॉयकॉट भी करते हैं, हम दीगर लेवल पर भी डीलिंक करते हैं अपने आप को हिंदुस्तान से। लेकिन अमेरिका के जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो आप भी बता रही हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट वो रन करते रहे हैं, तो अगर इमरान खान साहब को ये ग्रीवेंस है कि मुझे निकालने वाले लोग ये हैं, तो उसके बाद कैसे हो सकता है कि उन्हीं का वज़ीर आला जो है वो उनसे इंगेज भी कर रहा है, तस्वीर खिंचवाई जा रही हैं, एड एक्सेप्ट की जा रही है? आपको नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब का जो एक इमेज जो उन्होंने बिल्ड किया है कि कंस्पिरेसी से निकाला गया है उनको, ये डेंट होता दिखाई दे रहा है इसके बाद से? जी, मैंने तो अपने इनिशियल पहले सेंटेंस में यही बात आपसे अर्ज की थी कि ये मुझे नहीं लगता एड अप होता है। वैसे तो इसको एक दूसरे दो पैराओं में देखा जा सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि खान साहब की ही, अगर मैं उनकी ही बयानिए से या उनकी ही स्टेटमेंट को अगर मैं लेकर चलूं, जो वो उस वक्त किया करते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं यही अर्ज कर रही थी कि वो हर मुलाकात को लिंक कर देते थे। जिस सहाफी से मुलाकात हुई हो किसी नेशनल डे पर या किसी इस तरह की कोई मौके पर जहां पर एक जनरल गैदरिंग हो, हर मुलाकात को वो लिंक कर देते थे कि देखिए यहाँ भी साजिश है, यहाँ भी मदाखलत है। तो मोना साहिबा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इस लेवल के ऊपर एक अवामी लीडर हैं जो कि कहा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी है मुल्क की इन टर्म्स ऑफ द गैदरिंग ऑफ वोट्स, अगर वो एक सुपर पावर कहना चाहिए या एक बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर उसको इस तरह से ललकारे, जो कि IMF को फंड भी करते हैं, जो हमें बेल आउट भी देते हैं, तो आपको लगता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हार्श हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म का जो सेंटिमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस वक्त? अच्छा, मैं आपको इस बात में ये ऐड जरूर करूंगी कि वो लोग भी ये बात समझते हैं कि जो पॉलिटिकल एक स्लोगनेयरिंग होती है उनका हकायक से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। ये बात इवन जो US एम्बेसी के लोग हैं या इवन US एम्बेसडर, हमारी काफ़ी मुलाकातें उनसे रही हैं यहाँ इस्लामाबाद में, वो भी यही बात समझते हैं कि जो पॉलिटिकल एक पोस्चरिंग है ना सियासी जमातों की, वो सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, मतलब इस तरह के नैरेटिव्स PMLN ने भी माजी में अपनाए थे, JUI बहुत दफ़ा, मौलाना साहब बहुत ऐसे नैरेटिव्स अपनाते रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मैं तो इसे खैर बदकिस्मती कहूँगी, हमारे मुल्क में लोग इसको बाय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी कोई चीज़ आपके समझ से बाहर हो तो फौरी तौर पर अगर आप उसको अमरीकी साजिश का एक लबादा उड़ा दें या पहना दें तो वो एकदम से एक्सेप्टेबल हो जाती है हमारे। ठीक है मोना साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, यही इसी पर कमेंट फारूक साहब से, बिल्कुल फारूक साहब आपकी जाने भी आऊँगा। आपको क्या लगता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने एंगेज किया है अमेरिकन एम्बेसडर से, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि कोई तजाद है इन दोनों चीज़ों में? नहीं, देखिए, मैं भी इनिशियली आई वाज सरप्राइज, इसमें कोई शक नहीं है कि जब मैंने वो तमाम वहाँ पे तस्वीर देखी हैं और जिस तरह अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो KP के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ को चेयर किया उन्होंने कोई मीटिंग वगैरह तमाम चीज़ें, बिल्कुल इट डिड लुक वेरी ऑड कि एक तरफ उनका ये इतना स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिकन बयानिया है पिछले 4 महीने से, और द पॉलिटिकल रीजन जो कुछ हुआ, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। और अभी इसके देखें ना, इसको दूसरा तरीका बात को तरीके से भी आप देख सकते हैं, एंगल वो ये है कि रियासत टू रियासत के मामलात जो है ना वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल USA अमेरिकन की तरफ से एक इदारा है जो कई दहाइयों से, मैं तो जब से आंख मैंने खोली है मैं USA देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ये वेलफेयर प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह उस पर वो इन्वॉल्व होते हैं, सोशल प्रोजेक्ट। अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तरबेला का जो 4th पावर एक्सटेंशन था, 4th टर्बाइन जो एक्सटेंशन पावर प्रोजेक्ट था, वो भी ये अमेरिकन ने फंड किया। सर, तरबेला और मंगला डैम की इनिशियल फंडिंग भी अमेरिका की तरफ से आई थी सीटो सेंटो साइन करने के बाद। और दूसरी बात है, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो सकता है कि ये एक किस्म का ऑलिव ब्रांच है, अमेरिकन ने भी रीच आउट किया, सोचा है कि थ्रू देयर एम्बेसडर कि भाई इस पार्टी के साथ राब्ता भी कायम किया जाए, इनको भी थोड़ा कूल डाउन किया जाए, को हालात को मामलात जो है उनको बेहतर किया जाए। लेकिन फारूक साहब, इतने स्टेक्स क्या डेवलप हो चुके हैं? हमें माजी में मालूम है कि अफगानिस्तान में जंग के दौरान अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में बढ़ जाया करता था। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब अमेरिका एग्जिट कर चुका है अफगानिस्तान से, वाई दे आर सो इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान कि वो यहाँ रजीम चेंज करवाएंगे?
नहीं, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस अलाय है, अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिकन के साथ, वो वहाँ पे चाइना का फैक्टर आ जाता है। फिर ऊपर अफगानिस्तान, अब आप देखें ना पीछे एक तो जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं जिसमें कुछ ऐसे लोग मारे गए हैं जो कि जाहिर बात है वो दे वर नॉट फ्रेंडली टू पाकिस्तान। अभी आज की जो खबर है वो खुरासानी और ये तमाम जो खबरें आ रही हैं TTP के लोग, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखें अमेरिकन के अभी भी यहाँ पे उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। वो बेशक चले गए, उनकी जो 1-1.5 लाख जो फौज थी एक वक्त पे सर्ज के बाद जो आई थी, वो लोग चले गए, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। लेकिन सर इमरान खान साहब का ये बयानिया कि मुझे रशिया से इंगेज करने की सज़ा मिली है, उसमें कितना वजन है? अगर वो कहते हैं कि हमने तेल लेना रशिया से, तो ये भी सवाल है कि हमारे यहाँ रिफ़ाइन करने की कैपेसिटी है भी उस तेल को या नहीं है, या जो रूबल्स में पेमेंट है वो कौन करेगा? इन सारी बातों का जवाब दिए बगैर रशिया भी इसको डिनाई करता है कि हमारे से कोई रिक्वेस्ट ऐसी की गई है। तो खान साहब का ये बयानिया कैसा लगता है आपको? क्या ये कोल्ड वॉर का टाइम है कि रशिया के पास जो जाएगा अमेरिका उससे दूर हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि खान साहब जो है वो एक पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग कर रहे हैं जिस तरह से मोना ने कहा? देखिए जी, खान साहब की तरफ बैड लक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जिस दिन वो वहां पे गए उस दिन यूक्रेन पे रूस ने हमला कर दिया, ठीक है ना जी। तो वो टाइमिंग आप कह सकते हैं कि वो कुछ मामला सर ये बैड लक है या बैड प्लानिंग है? अमेरिकन की नहीं, देखिए वो तो इमरान खान तो ये कहते हैं कि जी पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उनको सपोर्ट थी, सबका था कि जी हाँ ठीक है आप चले जाएं। वो अपने तौर पे ज़ाती तौर पे तो नहीं गए ना। जब इस तरह का बड़ा दौरा होता है तो एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकन का देखें, ये दो हमने जो फैसले किए एज अ नेशन वो हमें स्टिक करने चाहिए कि हम आइंदा से कभी किसी कोल्ड वॉर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, सुपर पावर है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रूस भी है, चीन भी, हम भी उसके मेंबर हैं, एक बहुत बड़ा अहम अलायंस है। और आइंदा से बेसिस जो है बिल्कुल इसमें एक बात वजन है। पहले हमने वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया, 80,000 हमारे सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए, हमारे 8,000 फौजी जो हैं वो शहीद हुए, कितने सैकड़ों की तादाद में सारी उम्र के लिए डिसेबल हो गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अमेरिका के साथ कोई नहीं कह रहा कि आप उनके साथ लड़ें, उनके साथ जंग करें, नहीं, अच्छी बराबरी के बेसिस पे, बराबरी इन द सेंस एज टू सॉवरेन नेशन हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मैं कल बड़ा खुश हुआ पढ़ के कि हमारी ट्रेड जो है वो जनाब कितने अरब डॉलर जो है वो बढ़ गई पिछले 1-1.5 साल में अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड है। तो ये अच्छी, वी वांट दैट। ठीक है, फारूक साहब आप साथ मौजूद रहिए। मोना आलम साहिबा, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है मोना आलम साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। ये जो राना सनाउल्लाह साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गालिबन आपने देखी होगी, उसमें उनका यही पॉइंट है कि अगर खान साहब का जो स्टेज शो होने जा रहा है 13-14 को, अगर वो वहाँ पर जाकर जलसा करते हैं और दोबारा से मामलात को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो हम कन्फ्रंट करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि तसादुम भी हो सकता है, जिस तरह पहले टीयर गैसिंग हमने देखी, गिरफ्तारियाँ देखी, बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए, दरख्तों को आग लगा दी गई इस्लामाबाद के अंदर जिसने भी लगाई, और ये भी कहा गया कि जी फ़ॉरेन एजेंट है इमरान खान साहब। आपको लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट बयानी है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में थोड़ा एम्पावर होता है उस पर फ़ॉरेन एजेंट या फ़ॉरेन कंस्पिरेसी का इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाता है? जी, ये तो ऐसा लगता है कि दोनों में मुकाबला चल रहा है कि कौन एक दूसरे पर, कौन अपने हरीफ पर ज़्यादा तगड़ा इल्ज़ाम लगाता है बैनुल-अक़वामी एजेंट होने का और साजिश का। ये तो वाकई मुकाबला चल रहा है और ये दोनों के लिए बड़ा, मैं समझती हूँ उनकी सियासत में एक बहुत निचला मकाम है। ये बड़ा एक बॉटम लो है कि जब आपके पास सियासी आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तभी आप इस तरह की बातों के ऊपर अपने जो भी आपका हरीफ है उसको टारगेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, ये खास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब का 25 मई को जो मामला हुआ, देखें ये तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर कानून को हाथ में लिया जाता है या फिर किसी भी हवाले से जो एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जो कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का, उसके अंदर कोई रुकावट डाली जाती है या उसमें कोई रोड़े अटकाए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये तो हुकूमत को हरकत में आना होगा, बल्कि रियासत को हरकत में आना होता है ऐसे मामलात में। मैं इस राइट को मुकम्मल एंडोर्स करती हूँ, रियासत के राइट को भी और हुकूमत के राइट को भी। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब 25 मई को ये मामला, तो ज्यादातर एक्शन, 90% एक्शन प्रीएम्प्टिव तौर पर हुआ और फिर उसमें बाद में वो लोग बयानात लेकर आते रहे कि जी ये देखिए ये बयान था, खान साहब ने कहा कि हमारे कुछ लोगों के पास असला था इसलिए हमने किया।
मतलब मुझे समझ नहीं आई कि जिन लोगों के घरों पे आपने खवातीन बच्चे वहां पर थे, रातों रातों आपने उनके घर पे छापे मारे और जिस तरह से सही। मतलब वीडियोस आई, तमाम चीजें देर आर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर उसी रात से, एक रात पहले बल्कि 2-3 रातों पहले से फैलना शुरू हो गई। सही। चार दीवारी की जो आपकी एक सैंक्टिटी होती है उसको भी बिल्कुल रिमूव किया वायलेट किया गया, गया। लेकिन मोना उसको साहिबा, पामाल अगर किया तहरीक गया, इंसाफ के हम मोमेंटम प्रीएम्प्टिव की, था। बिल्कुल, अगर तहरीक इंसाफ के मोमेंटम की हम बात कर लें, आपको लगता है ये फॉरेन फंडिंग केस या प्रोहिबिटेड फंडिंग केस इसको कहा जाए, इसके आने के बाद से तहरीक इंसाफ की जो एक मोमेंटम था उसमें फ़र्क आया, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हुई और कंट्रोवर्सी बन गई कि ये लोग जो कि एंटी करप्शन का बयानिया लेकर आए थे, ये खुद 6 अकाउंट्स खोलते हैं, उसको छुपाते हैं, इसके अलावा $20 मिलियन की फ़ंडिंग आती है बाहर से, उसको डिक्लेयर नहीं करते। तो क्रेडिबिलिटी तहरीक इंसाफ के वोटर की नज़र में अफेक्ट हुई है PTI की? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये वन ऑफ इट्स काइंड नहीं। मैं तो एक बात ये साथ कहूंगी कि देखिए, इस केस में बहुत कुछ है और बहुत सारे गढ़े मुर्दे हैं जो कि मुझे लगता है उखाड़ने पड़ेंगे। PTI के खिलाफ, खान साहब के अपने खिलाफ इस केस में बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये वन ऑफ इट्स काइंड है? क्या ये पहला ऐसा इंकिशाफ है जो कि खान साहब के खिलाफ हुआ? नहीं, नॉट एट ऑल। बल्कि जब से कि हुकूमत आई है, बहुत सारी ऐसी चीज, ऐसे ऐसे कोइंसिडेंस हुए हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं मंजरनामे पर। आप वो बुशरा बीबी का जो ऑडियो लीक है आप वो उठा लें, तोशा खाना स्कैंडल उठा लें, बहुत सारी चीज कि जी अब ये हुआ और तहाइफ रखे गए, स्टेट को दिए हुए तहाइफ ना सिर्फ रखे गए बल्कि बगैर किसी पेमेंट के रखे गए, फिर उनको बेच भी दिया गया और फिर वो पैसे खान साहब ने खुद रख लिए। बड़ी डैमिंग किस्म की एलिगेशंस हैं और बहुत अजीब अजीब सी चीजें, रिकॉर्डिंग्स आई हैं। एक जमाने में मुझे याद है मरियम नवाज साहिबा की रिकॉर्डिंग्स आया करती थी। अब ऐसा मालूम होता है कि वही तमाम कुव्वतें खान साहब और उनसे मुंसलिक तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग्स ला रहे हैं। ये पिंकी, वो सॉरी, जो बुशरा साहिबा का जो केस था, और सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द लेडीज नेम, फरा गोगी, उनका जो केस था वो भी बहुत डैमिंग था। फिर उनके शौहर का मुलविस होना और उनका जो नेक्सस बताया गया था उस्मान बुज़दार साहब के साथ, एहसन जमील गुज्जर, ये बड़ी डैमिंग किस्म की इंडिक्टमेंट थी। सवाल वही करती हूँ जो आपने मुझसे किया कि क्या इससे खान साहब की पॉपुलैरिटी पे फर्क आया? मेरा ख्याल है खान साहब इज राइडिंग द पॉपुलर वेव राइट नाउ। इन चीजों से फर्क तो नहीं आया और बल्कि मुझे ये लगता है कि उल्टा जो एटलीस्ट उनकी तरफ के लोग हैं ना, वो उल्टा ये और आमादा हो गए हैं कि एक बाकायदा एक चीज करी जा रही है, डेलिबरेटली करी जा रही है खान साहब को डिसक्रेडिट करने के लिए अवाम में और उनके सपोर्टर्स में। जितनी ज्यादा इन चीजों की तादाद बढ़ रही है, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है उनकी जो सपोर्ट बेस है वो और ज्यादा उनकी तरफ सिंपैथेटिक हो रही है। ठीक है मोना साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यही कंट्रोवर्सी जो बनी फ़ॉरेन फंडिंग की, जिसमें ये अकाउंट सामने आते हैं और फिर बयान हल्फी कह लें, फॉर्म 1 कह लें, उसकी डिबेट शुरू हो जाती है कि इसकी डिक्लेरेशन भी गलत थी, मिस डिक्लेरेशन का केस है और 62(1)(f) की कार्रवाई हो सकती है खान साहब के ख़िलाफ़। तो आपको लगता है कि पहले एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर नवाज़ शरीफ साहब की अगर हम बात करें, इससे पहले कि वो 3 बार के वज़ीर आज़म थे, उनको आउस्ट किया गया या फिर अदालत की तरफ से वो हुए, और अब खान साहब के ऊपर भी यही तलवार लटक रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम भी हो सकती है और एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान की सियासत में। आप देख रहे हैं इसको? जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह के ये चाहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो और आर्टिकल 62-63 के तहत, और अगर वो ये देखें उनकी आर्गूमेंट बड़ी सिंपल है कि जी अगर एक अकामे के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाइफ टाइम उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। लेकिन मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये कि ECP की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मुझे उस पर मैंने ट्वीट भी किया, मुझे थोड़ी सी उस पर मायूसी हुई है। वजह यह है कि देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो उसकी इतनी फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज सामने आई हैं, इतनी फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज कि अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड से बैठे वाले जो जिन लोगों ने डोनेट किए हैं वो आके अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारे साथ जाती हुई है, हमें आप ये कह रहे हैं हम फॉरेन एजेंट हैं या हम ये हैं, हम तो पाकिस्तानी, हम तो ड्यूअल नेशनल हैं, हम क्यों नहीं कर। सो इनएक्यूरेसीज की वजह से असुलन ये रिपोर्ट जो है, देखें अगर ये हमने अपनी सर्विस के दौरान देखा है कि जब कभी भी आपको कोई इंक्वायरी मिलती है, कोई आपको ऑडिट मिलता है, उसमें अगर नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाए तो दैट कैन बाउंस बैक इन योर फेस। बल्कि जो ऑडिट करने वाले लोग होते हैं वो दे कैन टेक यू टू टास्क कि जी आपको ये काम दिया गया या आपने क्यों गलत तरीके से किया।
ठीक है ना, जिसमें क्यों ये गलतियां आई हैं। ठीक है फारूक साहब, इस पे तो बात हो गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका भी नैब के एक्सपर्टीज़ हैं आपके पास भी, उस पर अगर बात करें, जो नैब लॉ में तरमीम लेकर आई है ये वफाकी हुकूमत, जिसके तहत बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है कि एसेट सिर्फ अब एक इंडिविजुअल कैपेसिटी को कहा जाएगा, इसमें फैमिली के एसेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा जो धोखाधड़ी की डेफिनेशन है, जिस पे साद रफ़ीक साहब का केस था, 70 से 100 बंदे कर दिए और उनको भी एक स्केप मिल जाएगा इसका। और मैं समझता हूँ कि ये भी उसमें चेयरमैन नैब के हवाले से ये बात है कि वो रेफरेंस वापस ले सकते हैं फ़ाइल होने से पहले। तो ऐसी पावर्स जो पहले थीं उसको रिवोक किया गया। आपको लगता है कि मैलाफाइडी इंटेंशन है गवर्नमेंट की इसमें, या हकीकी तौर पे ये तरमीम पब्लिक गुड के लिए की गई है? नहीं, पब्लिक गुड तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं क्योंकि खुद नैब में रहा हूँ, बड़ी तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान में ये मैं नहीं कहता हूँ कि नैब परफेक्ट है, बिल्कुल पॉलिटिकल इन मामलात के लिए भी माजी में ये इस्तेमाल हुआ है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाय एंड लार्ज नैब में जो केसेस बनते हैं वहाँ पे लोग मेहनत करते हैं और बड़ा पैसा खर्च होता है वो तमाम डेटा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बाकी तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक अगर तरमीम कर देते ना, इतनी ज़्यादा तरमीम की ज़रूरत ही नहीं थी। ये 40-50 क्यों आई हैं? क्योंकि एक एक तरमीम जो बड़ी खौफनाक है, उससे बेहतर था एक तरमीम करते थे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको डिसबैंड कर रहे हैं, बस खत्म होगी बात। अगर पावर है तो वही कर देते। देखें, ये पाकिस्तान की आज जो हमारी, ये मेरा ज़ाती व्यू है, आज जो पाकिस्तान की हालत है कि हम कर्जे के लिए हर मुल्क में जा रहे हैं कि हमें इतना पैसे दे दो, इतना पैसे दे दो। मेरा ये ईमान है कि अगर पाकिस्तान में एहतसाब का अमल बुक के मुताबिक जाता, अक्रॉस द बोर्ड जाता, किसी एक को हम ना छोड़ते। जनरल मुशर्रफ ने भी एनआरओ किया, बहुत बड़ा ब्लंडर था, उन्होंने खुद। लेकिन फारूक साहब इल्ज़ाम यही लगता है कि नैब किसी केस को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाती, बहुत से इल्ज़ाम लगाती है और प्री अरेस्ट जो है ना वो बेल लोग लेने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं मिलती। 90 दिन का रिमांड है। तो ये सारे जो मामलात थे जिस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं नैब के ऊपर कि वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते केस को, परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। नहीं जी, अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो नैब कोई वायलेशन ऑफ द लॉ तो नहीं कर रहा ना, तो उसको लॉ इजाज़त देता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आप समझते हैं कि अब ये शख्स कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो इसको अब, और मामला बहुत गंभीर है कि भाग ना जाए, कुछ और ना हो जाए, तो उसको आप ECL में डालें और उस बंदे को अरेस्ट करें, ताकि उसके साथ मजीद जो है 90 दिन का रिमांड जो है वो तो सर 18 दिन का हो गया और कहा यह जा रहा है कि 18 दिन में प्रोसिक्यूशन भी नहीं हो सकती। अब आप छोड़ दें, आप नैब की बात ही नहीं करें, आप पाकिस्तान में एहतसाब की बात ही ना करें। और मैं तो, मुझे तो बड़ा अफसोस है, ये भी कहना पड़ता, हमारा जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ऑफ जस्टिस है, इतना फ्लॉड है। अब तो जो रह गया थोड़ा बहुत कि जजेस जो है वो प्रेसिडेंट की पावर, वो भी मेरे ख्याल अब ख़त्म हो गई है, वो प्रेसिडेंट भी नहीं लगा सकते। तो अब तो इट इज़ द टोटल केओस, It is the total destruction of NAB and the accountability system of Pakistan. ठीक है फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया, आप साथ ही रहिए। मोना आलम साहिबा जी, ठीक है, मोना आलम साहिबा आपसे जानना चाहेंगे, ये बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है कि -1 की बात हो रही है और मुराद सईद साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक प्रोग्राम में कह दिया गया कि किसी ने किसी को बुलाया और कहा कि खान साहब को माइनस हो लेने दो, फिर आप अपना कोई कैंडिडेट सामने ले आएँ, हम उनसे इंगेज कर लेंगे। तो आपको लगता है कि ये -1 की जो बात है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान को माइनस करके पार्टी से कोई और बंदा आगे आ जाए, इसमें वज़न है, या ये भी सिर्फ एक महाजराई की सियासत के लिए एक नया शोशा है और कोई वेट नहीं है इसमें? जी, ऐसा हो ज़रूर सकता है। मुझे आपने मुराद सईद साहब का हवाला दिया, लेकिन मुझे 2-3 और हवाले इसी की बात के याद आए हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में असद उमर साहब ने भी ये कहा है और उन्होंने कहा है कि उनको कहा गया कि 3 लोगों के नाम दिए जाएं और उनमें से एक उनका नाम भी हो। बड़ी एविडेंट बात है, मतलब पार्टी के कुछ लीडरान हैं और पॉपुलर लीडरशिप को अंडरमाइन करना किसी भी जमात के लिए तो जाहिर है वो तो है ही मुज़िर, लेकिन मुझे लगता है हमारे सियासी स्ट्रक्चर के लिए बहुत मुज़िर है, हमारी जमहूरियत के लिए बहुत मुज़िर है। मोना साहिबा, कौन से लीडरान हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, कौन से नाम है ऐसे जो रिप्लेस करना चाह रहे हैं खान साहब को? नहीं, मैं तमाम सियासी जमातों के कॉन्टेक्स्ट में अभी तो आपसे अर्ज कर रही थी कि जैसे आप PMLN को देख लें, नवाज शरीफ साहब के अलावा PMLN क्या है, तो उनको भी हटाने की कोशिश इसी तरह से की गई थी। मुझे याद है उस वक्त भी कोर्ट के ऐसे डिसीजंस थे, ऐसा मालूम होता था कि उनको किसी तरह की, कहते थे वो, अथॉरिटी एक्सरसाइज ना करने दें, जबकि ये तो
पार्टी का प्रेरोगेटिव है ना। पार्टी में अगर एक पार्टी में जमहूरियत है, उस पार्टी के तमाम लोग किसी भी एक शख्स को अपना लीडर मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से इंटरवीन करके कह सकता है कि नहीं जी, डिक्टेट कर सकता है कि नहीं ये आपका लीडर है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। भुट्टो साहब के खिलाफ भी जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उनकी साहबजादी बेनजीर भुट्टो, मतलब पॉपुलर जो लीडर्स थे, जो जमातों के, लेकिन मोना साहिबा, ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स है, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती है और कहा जाता है कि पार्टी से अगर एक शख्स नहीं रहा तो बाकी पार्टी फंक्शन नहीं कर सकती। तो फिर ये डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं या क्या कहा जाए, किंगशिप कहा जाए इसको? ये टू वे ट्रैफिक है ना। ये तो बात आपकी सही है कि इन तमाम लीडर्स को भी चाहिए कि ये ऑल्टरनेट अपनी लीडरशिप को आगे आने दें। इसकी भी बहुत सारी मिसालें मुझे याद पड़ती हैं, जो इवन बिलावल साहब और जो जरदारी साहब ने फिर उसके बाद पार्टी की लीडरशिप को जो क्लेम किया, एक खत की बुनियाद पर किया। बहुत सारे इनके लोग थे जो खाइफ हुए। नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात कर लूँ तो मुझे याद पड़ता है, मतलब आपको पता है, दो बहुत एविडेंट किस्म के फैक्शंस हैं इस जमात में, और दोनों फैक्शंस वैसे तो एक दूसरे के दिखाते यही है कि हम साथ हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा है नहीं। इनके अंदर के लोग सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के इस बात का एतराफ करते हैं। ये भी चीजें मोना साहिबा, अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस सफ में शामिल हो चुके हैं। पहले उनके साहबजादे और अब उनकी साहबजादी भी सियासी मैदान में आ चुके हैं। NA 157 से वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं और उन्होंने यही कहा है कि अली मूसा गिलानी के खिलाफ कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला, इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को ऑब्लाइज किया है। तो वो भी मौरूसी सियासत की एग्जाम्पल तहरीक इंसाफ से उभर के सामने आ गई। और ये अच्छा है, लेकिन एक एक्सेप्शन जरूर है। मैंने ये चीज देखी जहां पर हम इस बात को कंडेम करते हैं, और खास तौर पे ये कंडेमनेशन तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए ज्यादा करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो तो कहते रहे हैं कि हम इन चीजों के खिलाफ हैं। बाकी एटलीस्ट कहते तो नहीं थे, वो तो कहते थे भाई हम मौरूसी सियासत यही करेंगे हम, और दिस इज व्हाट वी आर, और हम इसी के ऊपर चलते हैं। ना सिर्फ वो फैमिलीज ये कहती थी, लेकिन जो एटलीस्ट मीडिया की कंजम्पशन के लिए जो बयानात उनके दीगर लीडरान देते थे, वो भी यही कहते थे कि भाई हमें अपना लीडर भी इसी पर्टिकुलर एक फैमिली से चाहिए। इसके अलावा कोई बाहर का बंदा हो तो वो लीडर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये एक मुकाबला लग जाएगा। तो ये बात सही है, लेकिन खान साहब क्योंकि इन तरह की बातों को ये सबसे ज्यादा इनके खिलाफ उन्होंने अपना जो बेसिक बयानिया था वो इन्होंने बिल्ड किया था, तो इसलिए ये तनकीद उनके ऊपर ज्यादा होनी चाहिए। ये बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। और लेकिन हैविंग सेड दैट, इनको एक ऑल्टरनेट लीडरशिप को इन पार्टीज को भी चाहिए, उसको डेवलप करें। लेकिन अगर एक शख्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई सेहत का मसला नहीं है, उसकी कोई दीगर और कोई वजह नहीं है जिस वजह से वो पार्टी को लीड ना कर सके, तो फिर अगर कोई बाहर से इम्पोज करे, कोई अदालत इम्पोज करे, या बाहर से कोई कहे कि नहीं ये बंदा है लेकिन फिर भी आप इसको नहीं, आप उसको फॉलो करें। ठीक है मोना साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। फारूक साहब जी, ठीक है, फारूक साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है? क्योंकि 2013 की कैंपेन में उनका नारा था कि नए चेहरे सामने आएंगे, फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और जो इलेक्टेबल्स थे उनको जहाज़ में बिठा के जहांगीर तरीन साहब लेकर आया करते थे, अगर आपको याद हो तो। और अब ये कहा जा रहा था कि मौरूसी सियासत जो है वो गलत है, लेकिन अपनी पार्टी के जो उनके मेन लीडर हैं, जो उनकी टॉप टियर लीडरशिप में आते हैं, कुरैशी साहब, वो अपने जो है वो साहबजादे और अब साहबजादी को सियासत में लेकर आए हैं। तो किस तरह देख रहे हैं इस इक़दाम को आप? देखिए, ये बात तो सही है। कई चीज़ों पे PTI ने, उनकी टॉप लीडरशिप ने यू टर्न तो लिए। हम तो उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं जब वो पावर में थे, जहाँ जहाँ उन्होंने ब्लंडर्स भी किए और जहाँ उन्होंने बहुत लूज़ भी खेला। फॉर एग्जांपल, अभी जो पहले बात हो रही थी, तोशा खाना में बिल्कुल लूज़ खेला गया है और उनको प्रॉब्लम उसकी हो सकती है। बुज़दार साहब, हम हमेशा एक बड़ा जो गलती की है इमरान खान साहब ने, बड़ी गलती की है। उनकी पार्टी के लोग भी हमें कहते थे लाहौर में, बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर लगा के और फिर उसको स्टिक करना, फिर उसके ऊपर एंड में जाके फिर देख लिया कि पंजाब में कितना डिजास्टर हुआ। दैट वाज अ वेरी वेरी बैड चॉइस एंड अ बैड डिसीजन। आई एम श्योर, आई ओनली होप कि अब नेक्स्ट टाइम जब कभी वो ऐसा हो, वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। जहां तक लेकिन फारूक साहब, जो आप पंजाब में डिसीजन लिया है कि जिनको वो इतने इल्ज़ाम लगा रहे थे जिनके ऊपर, और काफ लीग की लीडरशिप से एक बंदे को उन्होंने पंजाब को लीड करने का जो है वो मैंडेट दे दिया और ख़ुद उनको फॉलो कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ में कोई एक बंदा नहीं था जो पंजाब को लीड कर सके। अब दोबारा से डैमेजिंग फैसला नहीं लिया उन्होंने? क्या आपकी बातें बदलना, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा, मैंने ट्वीट भी कल परसों किया था कि पाकिस्तान में अगर कोई स्मार्ट पॉलिटिशियन है तो वो हमारे मोहतरम चौधरी ब्रदरान है। देखें, वो अपना जल मुशर्रफ के साथ भी थे, वो PMLN के साथ भी थे, वो जरदारी साहब के भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, इमरान खान का साथ भी अब रहे, और अब उनको सर ये स्मार्टनेस है या लैक ऑफ विजन है? पॉलिटिशियन, नो, पॉलिटिकली वेरी स्मार्ट।
वो अब वो जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने, बेशक वो अलग बात है कि हमने पहले का सरप्राइज कि कैसे वो खुद उनकी फैमिली में डिवीजन हुई है, लेकिन इवन एट द कॉस्ट ऑफ द डिवीजन दे स्टिल इन पावर। तो लिहाजा उनको आप ये कहें कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ये जो कार्ड है वो बड़ा स्मार्टली खेला है, बिकॉज इस मुश्किल सूरत हाल में अगर वो ये कार्ड ना खेलते तो पीटीआई जो है वो कैसे पंजाब में पावर में आते। दूसरा मॉडर्सी सियासत, पाकिस्तान के अवाम एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो बिल्कुल हम चाहते हैं जमहूरी प्रोसेस आगे चले, पॉलिटिकल प्रोसेस चले, लेकिन मॉडर्सी सियासत लोगों को अपील नहीं करती है। ये बादशाहत में होता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आती है, एक बादशाह, उसका बेटा आगे, उसका बेटा, उसका बेटा। पाकिस्तान में लोग इतने बाशऊर हो गए, लोग, मीडिया ने उनको इतना शऊर दे दिया है कि वो मॉडर्सी सियासत को वो पीपल लुकिंग डाउन अपॉन इट। हो सकता है अगले इलेक्शन में आप देखें कि क्या लोगों का क्या फैसला आता है, जो अगले जब भी जनरल इलेक्शन होंगे इस साल या अगले साल। ये खास कर शाह महमूद कुरैशी साहब वाले केस में अगर तो उनकी डॉटर को कोई रिजर्व सीट मिल जाती है एज एन MNA, तो फिर बहुत काबिल इतराज़ होता कि जनाब बेटा भी MNA है, खुद भी वो हैं, और बेटी को भी जनाब रिजर्व सीट दे दी है नेशनल असेंबली में या चलो पंजाब असेंबली में। लेकिन यहाँ पे ये जो सिल्वर लाइनिंग है कि एक खातून तैयार हो रही है टू फाइट ऑन दी ओपन जनरल सीट, ओपन मुकाबला करेगी, और वो भी मुकाबला करेगी, शी इज अ ब्रेव लेडी, वो भी मुकाबला करेगी अली गिलानी, जो कि फिर वो ठीक है। फारूक साहब आपका पॉइंट आ गया। तो मोना साहिबा आपसे जानना चाहेंगे कि खान साहब की अगर अपने पॉलिटिकल करियर की हम बात करें, यहाँ तक जिस तरह से वो पहुँचा है, अब उनका बयानिया ये है कि वो जो 20th सेंचुरी की द ग्रेट मैन पॉलिटिक्स होती है वो कर रहे हैं कि हम अपनी ऑनर के लिए जो है वो एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपने आप को असर्ट करेंगे। लेकिन एक तरफ उनका ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने नहीं लगाया था, मुझे कहा गया, मैंने लगा दिया, और एक तरफ वो ग़ुलामी से आज़ादी की जंग भी लड़ना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनके पास इतना मैंडेट रहा था, या फिर इतना मैंडेट होता है कि वो इस तरह के दावे कर सकें कि हम ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को एक जो है वो ग्लोबल पावर बनाएंगे और मैं जो है प्रोटैगनिस्ट होऊंगा उसका? आपकी बात सही है ये, लेकिन खान साहब नहीं, मैं तो समझती हूँ सारी सियासी जमातों पे लागू होता है। जब इनको बातें करनी होती हैं तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें और ग्लोबल स्टेज पर लीडर बनाना और ग्लोबल पावर बनाना पाकिस्तान को, और हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, वोट को इज्जत दो, और खलाई मखलूक, और मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, और दूसरे क्या थे ये, मतलब मीर सादिक जाफर और न्यूट्रल्स और क्या क्या कहकर मुखातिब करते हैं। लेकिन जब ये लोग पावर में आते हैं ना, तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन ऑल्टरनेट वर्ड, लेकिन जो जिस तरह की भीगी बिल्ली ये लोग बन जाते हैं उसके बाद, तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर जब आवाम की क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पर है? अगर आप देखें बाई इलेक्शन का रिजल्ट, तो 15 सीटें वो पंजाब से जीत रहे हैं, जो कि नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो आपको लगता है कि ये सारा कुछ देखने के बावजूद आवाम जो है वो एक ही तरफ चल रही है, और आवाम जो है वो इम्प्रेस फिर भी हो जाती है इन नारों से जिसको आप और मैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं गालिबन? एक्चुअली देखें, अवाम उस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होती। अवाम जब भी कोई सियासी लीडर पावर जाने के बाद भी चले, लेकिन जब वो ये जुर्रत करता है ना कहने की कि जी उनके ऊपर क्या प्रेशर थे, किस वजह से थे, जब भी कोई भी सियासी लीडर की जुर्रत करता है, अभी इमरान खान साहब ने की है ना, अवाम उनके साथ हो गई है। जब ये नवाज शरीफ साहब ने ये जुर्रत की थी 2017 में उनके आउस्टर के बाद, तो अवाम उनके साथ हो गई थी। जैसे ये जुर्रत नवाज शरीफ साहब से खत्म हुई और PMLN ने ये जुर्रत छोड़ दी और उन्होंने भी यस मैनशिप शुरू कर दी, तो उनके पास से ये अवाम का मैंडेट, ये पॉपुलरिज्म सब कुछ चला गया। अब कौन आता है नून लीग के किसी जलसे में या उनके खिलाफ कोई ज्यादती हो, कोई नहीं निकलता। बिल्कुल, जो सियासी फोर्सेज हैं उनको इन तमाम तर सूरत हाल से नुकसान पहुंचा है। मोना आलम साहिबा और फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात वही है कि 13 अगस्त का जो अब जलसा है खान साहब ने लाहौर में करने का ऐलान किया है, और अब देखना यह है कि जो वफाकी हुकूमत है वो भी इसकी राह में कोई रुकावट हायल करती है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी हीरो अरशद नदीम की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात करते हैं कौमी हीरो की। अरशद नदीम की हम बात कर रहे हैं, जो कि जेवलिन थ्रो, जो कि एक ऐसी स्पोर्ट है जिससे पाकिस्तानियों की एक मेजॉरिटी इतनी अवेयर भी नहीं थी शायद इससे पहले, लेकिन सिर्फ उनकी एफ़र्ट की बदौलत ये कहना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स जो है वो आज पाकिस्तान के घर घर तक पहुँच चुकी है। और कल जो मनाजिर हमने देखे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले की अगर बात कर ली जाए, तो उसमें तन तनहा
जिस तरह से उन्होंने कम्पीट किया है, ये भी पहले रिपोर्ट सामने आ रही थी कि वो इंजर्ड भी हैं, उनकी जो है वो एंकल है उसमें पेन है, इसके अलावा घुटने में दर्द है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की परफॉर्मेंस अरशद नदीम ने कल दी है, उससे ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और स्पोर्ट हो, उसमें एक अनप्रडिक्टेबिलिटी की सलाहियत हमारे एथलीट्स के अंदर है। और अरशद नदीम के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो अपना पर्सनल बेस्ट जो उनका था वो रिकॉर्ड तो उन्होंने ब्रीच किया ही किया, तोड़ा उसको और ये माइलस्टोन अचीव किया। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही थी कि जो 90 मीटर का एक बैरियर है उसको क्रॉस करने वाले साउथ एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए अरशद नदीम। और जिस मैं कहना ये चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने कम्पीट किया है वहाँ पर और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कम्पीट किया है, तो यकीनन वो दाद के मुस्तहिक हैं। इसी पर बात करने के लिए अरशद नदीम के जो कोच हैं सलमान भट्ट साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, एक बड़ी ऑनर की बात है कि आपने कोच किया है अरशद को और 90 मीटर का बैरियर इंजरी के बावजूद उन्होंने तोड़ा है। आप किस तरह से देखते हैं उनकी स्ट्रगल को, और आप उनके बारे में बताइए कि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो किन मराइल से गुजरी और किस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है कि इंजरी के बावजूद और कम रिसोर्सेज के बावजूद वो साउथ एशिया का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, गोल्ड मेडल लेके आते हैं पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके टीवी चैनल कैपिटल टीवी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी फराहम की है। देखिए, अरशद नदीम एक बहुत ही टैलेंटेड और एक बहुत ही गिफ्टेड किस्म का एथलीट है और वो पिछले 2 या 3 साल से इंटरनेशनल सर्किट पे परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पर आके उसको एक इंजरी हो गई थी और खसूसन उसकी एल्बो में और रिसेंटली उसके घुटने में ये इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आई। और लेकिन इसके बावजूद आपने देखा इसको कि आज उसने परफॉर्म किया कल, और वेरी गुड, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और आई होप कि हम इस इंजरी को रेक्टिफाई कर सकेंगे, इसका इलाज कर सकेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। सलमान साहब, आपकी अगर अरशद साहब से बात होती रही है, पहले कोच भी करते रहे हैं उनको, तो क्या लगता है कि वो जो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए गए थे, क्या वो रिसोर्सेज इतने थे कि वो इतनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दे दें? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा है और इसके अलावा साउथ एशिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये बैरियर अबूर किया है। तो आपको लगता है कि ये हैरानकुन परफॉर्मेंस है या फिर वाकई अरशद को इतना ट्रेन किया गया था, इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे कि वो इस स्टेज पर पहुँचते और नाम रोशन करते पाकिस्तान का? देखिए जी, बात यह है कि जहां तक ट्रेनिंग की ताल्लुक है, हमने हर वो एक्सरसाइज, हर वो तरीका, हर वो मेथड, सेशन वो अपनाया जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनाते हैं सही यहाँ तक पहुंचने के लिए, एलीट परफॉर्मेंसेस देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, हम उन मुल्कों के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन ममालिक हो गए और ऐसे ममालिक हो गए जिनके स्पोर्टिंग सिस्टम्स बहुत ही डेवलप्ड हैं और वो वक्तन फवक्तन हर साल, हर 2-3 साल बाद एक एथलीट प्रोवाइड करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। सही। एविडेंटली हमारे पास वी आर स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेज और हमने अभी तक कोई ऐसी एकेडमी, इदारा, कोई ऐसा सिस्टम, कोचिंग का, ट्रेनिंग का अभी तक डेवलप नहीं किया। लेकिन अगर इसको मद्देनजर और इस कंपैरिजन को देखा जाए तो यस, इट इज अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट कि हमने बहुत ही बेसिक किस्म की चीजें लेके हमने इतने बड़े ममालिक के साथ और इतने बड़े रिसोर्सफुल लोगों के साथ कम्पीट किया और अल्लाह ताला ने फतह दी। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बहुत ही गिफ्टेड एथलीट है, ये अल्लाह ताला का इस पे बहुत ही फजल है और अल्लाह हैज बीन काइंड और इसने परफॉर्म किया। गिफ्टेड भी है, टैलेंटेड भी है और उसके साथ साथ मेहनत भी हमने की। लेकिन आपने सही कहा कि रिसोर्सेज में हम बहुत बेहतरी कर सकते हैं। ठीक है सलमान साहब, एक ये पॉइंट भी सामने आता है कि बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस चीज़ को कि जो हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं या फिर जो स्पोर्ट्स के दीगर इदारे हैं, जो मैनेजमेंट है, उसका ज़्यादा ध्यान या फिर ज़्यादा डिबेट जो मेन स्ट्रीम में चलती है वो सिर्फ क्रिकेट की चलती है। दीगर खेल जो हैं उस पर इतना पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं उनका इतना स्ट्रेस नहीं है कि उनको डेवलप किया जाए। आपको लगता है कि जो अरशद की ये परफॉर्मेंस है, इसके बाद जो क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स हैं उन पर तवज्जो देने का भी वक्त आ चुका है? क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास ये पोटेंशियल, ये टैलेंट है कि हम कम रिसोर्सेज में भी परफॉर्म करके गोल्ड मेडल ला सकते हैं।
जी सर, ये आपने ठीक कहा और ये एक मुस्बत सोच है कि क्रिकेट की गेम ऐसी है जो कि बाकी गेम्स को ओवरशैडो करती है। ऑब्वियसली तमाम रिसोर्सेज, तमाम कौम की तवज्जो क्रिकेट की तरफ जाती है, लेकिन नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम क्रिकेट, हम अपने दायरे में, हम अपने सर्कल में और अपनी रिसोर्सेज में वो वक्त आ गया है जब एथलेटिक खसूसन और बाकी भी स्पोर्ट्स जौन सी हैं, वो मार्शल स्पोर्ट्स हो, रैकेट स्पोर्ट्स हो, टीम स्पोर्ट्स हो, वो अपने दायरे में देखे परफॉर्मेंसेस देंगी। इस मुल्क की जो टैलेंट है, इस मुल्क का जो पोटेंशियल है, उसको वो सामने लाएंगी। और जैसे जैसे जिस तरह के एथलेटिक ने हमने स्टार्ट लिया है और हमने एक रिजल्ट दिया है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, तो जैसे जैसे ये रिजल्ट्स आएंगे तो रिसोर्सेज और तवज्जो और कौम और शायकीन इस तरफ भी देखेंगे कि ये भी एक ऑल्टरनेट स्पोर्ट है। बिल्कुल सलमान साहब, अगर ये जेवलिन थ्रो की पर्टिकुलर जो स्पोर्ट है इसकी बात कर ली जाए तो इसमें हम मज़ीद टैलेंट कैसे तलाश करें? आप कोचिंग भी करते रहे हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे? टैलेंट हंट प्रोग्राम्स करवाए जाएं या कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं? क्या डिमांड करेंगे अथॉरिटीज़ से कि वो इसको मज़ीद बढ़ाएं, पॉपुलराइज़ करें ताकि दीगर टैलेंट अरशद की तरह का सामने आ सके? देखें, हर इलाके का, हर लोगों का एक मखसूस टैलेंट होता है। जैसे अफ्रीका में रनर्स होते हैं, जैसे मेरा मतलब लिफ्टर जोन से हैं, ये हमारे जो सेंट्रल एशिया और रशियन एरिया इसमें ज्यादा होते हैं। इसी तरह ट्रैक एंड फील्ड में खसूसन जेवलिन के जो थ्रोर्स हैं रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में ज्यादा देखने में आए हैं। अच्छा। और इसका भी ताल्लुक क्रिकेट बॉल थ्रो से है। अच्छा, तो रिगार्डलेस ये इंटर रिलेटेड मूवमेंट है, या आपस में इनका ताल्लुक है क्रिकेट बॉल का और जेवलिन थ्रो का। तो रिगार्डलेस कि हम क्रिकेट खेलें या जेवलिन खेलें, बिल्कुल सलमान साहब, अरशद भी ये बताते रहे हैं कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रह चुका हूं, पंजाब लेवल पे खेल चुका हूं और टेनिस क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे पहले। हुए कि जी हम ज्यादा से ज्यादा मौके देंगे, ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे और रीजनल सतह पे लगाएंगे, यानी कि सदर्न पंजाब में लगाएंगे, सेंट्रल में लगाएंगे, हम नॉर्दर्न हमारा जो प्रोविंस पख्तूनख्वा का है बलूचिस्तान में लगाएंगे, इसी तरह सिंध में लगाएंगे। तो पूरे पाकिस्तान में ये कहीं कहीं हम जाके कैंप्स लगाएंगे और आप देखेंगे कि उन कैंप्स में जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे फिर उनको एक सेंट्रलाइज जगह में ला के हम इस तरह से कैंप में से लोग निकाल के उनको ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ। अब आप देखें, हम अरशद की बात कर रहे हैं, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे, लेकिन इस वक्त 2 घंटे पहले जो हमारे दूसरे एथलीट हैं उनका नाम है शजर अब्बास। जी जी। तो शजर अब्बास ने भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो कि उन्होंने 1 महीना पहले बनाया था 10.37 सेकेंड्स, उसको भी बेटर किया और 10.25 सेकेंड्स किया अभी तुर्की में किया है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ 2 घंटे पहले। अच्छा, तो ये मल्टीपल लेवल्स के ऊपर परफॉर्मेंसेज आ रही हैं और वेरी इनकरेजिंग। तो अगर ओलंपिक्स की बात हम कर लें, क्योंकि आने वाले इवेंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको लगता है कि अरशद ये पोटेंशियल रखते हैं कि आने वाले ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड ला सकें वो? जी, देखें, किसी भी स्पोर्ट में 3 या 4 एथलीट्स होते हैं जो कि अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं और अच्छी तरह उस सर्कल में आते हैं जो पोटेंशियल मेडल विनिंग सर्कल होता है। इस वक्त देखा जा रहा है कि जेवलिन में 3 या 4, 5 लोगों का सर्कल है जो 86 मीटर से ऊपर फेंक रहे हैं, जिसमें वॉलकॉट है, जिसमें इंडिया के नीरज चोपड़ा है, ये एंडरसन है और इसी तरह एक और जेकब है जो कि चेकोस्लोवाकिया के। तो ये 5-6 एथलीट्स के बीच में है कि ऑन अ गिवन डे कोई भी एथलीट परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन अरशद इज अ फाइटर, अरशद इज अ स्ट्रगलर और ही इज अ परफॉर्मर। बिल्कुल जी, अरशद इज़ अ फाइटर, सही कहा आपने। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और नाजरीन यही कहना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि जितनी इंकरेजमेंट की अरशद नदीम की तरह के खिलाड़ियों की वो कम है, क्योंकि इतने कम रिसोर्सेज में और इंजर्ड होने के बावजूद इतना बड़ा माइलस्टोन वो अचीव करते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह का दीगर टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।